नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ प्रसिद्ध साहित्यकार श्री लाल शुक्ल द्वारा लिखित उपन्यास राग दरबारी का अंतिम भाग लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करें। आज के भाग के साथ ही आपका ये उपन्यास पूरा हो जाएगा, लेकिन आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगले अंक में मैं प्रसिद्ध कथाकार गौरापंत शिवानी की कहानियाँ लेकर उपस्थित होती हूँ। जुड़े रहिए मेरे चैनल से, और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए, अपने सुझाव दीजिए तथा अपने मित्रों में शेयर भी करिए। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। कभी हंसते, कभी नाराज होते, कभी चुप रहते, कभी जनता और हुकूमत के बीच पहाड़ का, कभी रेगिस्तान का, कभी गोबर के ढेर का, कभी दरिया का, कभी पुल का काम देते। ये बातें प्राचीन काल की हैं। अब शहर में देहात का बोलबाला है और गांव में प्राइमरी स्कूल और पंचायत घर बन गए हैं। और प्लेग, जब तक कि कोई आदमी ही प्लेग न बन जाए, खत्म हो गया है। कोई पढ़ा लिखा यानी अंग्रेजी दा आदमी अब शहर से गांव जाता है तो उसे हाराकिरी नहीं माना जाता। सैकड़ों की तादाद में ऐसे प्रयोग हुए हैं कि काला साहब शहर से देहात गया और बस्ती में एक आध दिन रुककर वहाँ का पानी पीकर बिना छूत और बीमारी के हंसता खेलता जिंदा लौट आया। इन प्रयोगों के बाद देहात के बारे में लोगों की राय बदली है। हालांकि यहाँ के पानी के बारे में अभी आखिरी फैसला देना मुश्किल है, पर दिन रात गर्द के बवंडर उड़ाती हुई जीपों की मार्फत इतना तो तय हो चुका है कि हिंदुस्तान, जो अब तक शहरों में ही बसा था, गांव में भी फैलने लगा है। पर काले साहबों में अब भी ऐसे कुछ दुर्लभ नमूने हैं जो डाक बंगले के प्रेम पास में बंधे हैं। बावजूद इसके कि डालियों में आई हुई स्कॉच की बोतल बहुत पहले खाली हो चुकी है, कंपाउंड में चरने वाली बकरी खाई जा चुकी है और उसे चराने वाली लड़की बूढ़ी हो गई है। छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज की जांच में आने वाले डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एक ऐसे ही नमूने थे, बल्कि इस प्रकार से वे दुर्लभों में से भी दुर्लभ थे। जब वे सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे, तभी उनके मन में, जैसे शेर शाह के मन में दिल्ली के तख्त पर बैठने की इच्छा समा गई थी, कि तरक्की पाकर इस डाक बंगले में रुकूंगा और पिछवाड़े की सीढ़ियों से उतरकर भगतिन बीवी को गंगा स्नान कराऊंगा और उस डाक बंगले में रुककर महाराणा प्रताप पर एक खंड काव्य लिखूंगा जो इंटरमीडिएट में पाठ्य पुस्तक के रूप में चलेगा। और तुम डाक बंगले में रुककर साल में एक बार फिटकरिया बाबा की कुटी पर जाया करूंगा और डाक बंगले में रुककर साल में एक बार फिटकरिया बाबा की कुटी पर जाया करूंगा और मुस डाक बंगले में रुककर गीता का स्वाध्याय करते हुए अब तक बेवकूफ़ी में खोए हुए मौक़ों के याद में तिलमिलाते दिल को राहत दूंगा। और भुस डाक बंगले और यहाँ डिप्टी डायरेक्टर होने के बाद में उन्होंने सोचा था कि नगर के तुमुल कोलाहल कलह से बचने के लिए शिवपालगंज के डाक बंगले की ओर भागा करूँगा और वहाँ गडरियाँ चूसूंगा, सिंघाड़े खाऊंगा, भुट्टा चबाऊंगा, 500 की फीस की दिन के रेट के हिसाब से दनादन फाइल पीटूंगा। छोटे पहलवान डाक बंगले पर खड़े खड़े गरज रहे थे। जाने वाले विलायत चले गए, औलाद यहीं छोड़ गए। गांव में सीधे आ जाते तो वहीं फटाफट बात हो गई होती, पर उनकी घोड़ी तो सीधे डाक बंगले पर ही रुकती है। सारा गांव कोस भर चलकर यहाँ तक आया है और टुटरू टू बैठा है। 9 बजे सवेरे आए थे, तब से अब तक 1 बजा है। 100-150 आदमी हाथ पर हाथ धरे फड़फड़ा रहा है। अब शाम को वे आएंगे मोटर पर पो करते हुए और कहेंगी, हे भाई, देर हो गई। तुम लोग भी हो बेशर्म, दांत निकाल कर जवाब दोगे, हे। इन्हीं बातों पर देह का रोआ रोआ सुलग उठता है। डाक बंगले के सामने हरा भरा लॉन था। पड़ोस में गेहूं के खेत बिना पानी के भले ही सूख जाएं, यहाँ हमेशा हरियाली रहती थी। चारों ओर चार दीवारी के किनारे किनारे आम के पेड़ों की कतार थी, जिसकी फसल ज़्यादातर वहाँ के माली, चौकीदार और आसपास के 3-4 गुंडे ले लिया करते थे और शहर में रहने वाले एक इंजीनियर भी खाते थे। पर जैसे कि यहाँ की हवा, वैसे ही पेड़ों की
छांव पर जनता का अधिकार था, जिसका इस समय गंजहों के दोनों दल कसकर इस्तेमाल कर रहे थे। डाक बंगले के दो छोरों पर पेड़ों की छांव में मिले हुए दो छोटे सामियाने लगा दिए गए थे। फर्श पर दरियां कालीन बिछ गए। इन दोनों खेमों में एक प्रिंसिपल साहब और उनके साथियों का था। दूसरा खन्ना मास्टर के गुट का। प्रिंसिपल साहब के खेमे में इस वक्त उनके और बदली पहलवान के अलावा लगभग 60 आदमी थे। उसमें छोटे पहलवान भी थे, जो एक पेड़ के तने से सटे हुए ललित त्रिभंगी मुद्रा में खड़े होकर डिप्टी डायरेक्टर के आचरण पर अपनी राय जाहिर कर रहे थे। दूसरी ओर के सामियाने में खन्ना मास्टर, रुप्पन बाबू, उनके साथ के कुछ मास्टर, रामादीन, भीखम खेड़वी के कुछ चेले चपाटी थे। गयादीन भीखम खेड़वी, जैसा कि आशा थी, आने का वादा करके भी नहीं आए थे। छोटे पहलवान की दहाड़ लोगों को बेहिसाब बातचीत, खान पान, सोने की कोशिशें, जम्हाइयाँ, खैनी, तंबाकू, चिलम, बीड़ी, सरगट, सिगरेट आदि के माहौल में संगीत धारा बह रही थी। बात ट्रांजिस्टरों से शुरू हुई थी। दोनों खेमों में दो चार ऐसे शौकीन लोग भी थे, जो कंधे पर अंगोछे, कान पर चूने की गोली और पीठ पर बंदूक, एक हाथ में तीतर का पिंजड़ा, दूसरे हाथ में ट्रांजिस्टर लेकर आए थे। देखते देखते ट्रांजिस्टरों में दोनों खेमों में बलमा, छलिया, बेईमान, दगाबाज आदि की विविध भारती गूंजने लगी। अब 11 बज गए तो खन्ना मास्टर के खेमे में न जाने कहाँ से ग्रामोफोन, मैं रिकॉर्ड और एम्पलीफायर के आ गया और 11:15 बजे तक भाएं भाएं करके बेईमान, दगाबाज वाले गानों को भुलाकर उसने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और विश्व प्रेम पर संगीत शुरू किया। मुझको अपने गले मुराद गले से है, लगा लो ए मेरे हमराही। जाहिर है कि इस गीत के अक्षर अक्षर में सफ़ेद फाख्ते उड़ रहे थे। जैतून की टहनियाँ हिल रही थी। प्रिंसिपल साहब के खेमे में से युद्ध की चुनौती समझा गया और देखते देखते यहाँ भी एक ग्रामोफोन, मैं रिकॉर्ड और एम्पलीफायर के प्रकट हो गया और चीख कर गाने लगा, आ जा गले लग जा। जैसा कि देहाती बारातों में ऐसा हर मौके पर होता है, इस घोषणा के बाद दोनों ओर से फिल्मी गानों की भिड़ंत हो गई। इस वातावरण में नाराज कौन हो सकता था? कोई नहीं, सिर्फ छोटे पहलवान को छोड़कर। पर एक तरह से छोटे पहलवान की नाराजगी जायज़ थी। वास्तव में कुछ लोग वहाँ 8 बजे ही आ गए थे, क्योंकि डिप्टी डायरेक्टर को 9 बजे आना था। 2-3 घंटे की देरी तो सीधे से सीधे बिल्कुल गऊ हाकिम को भी छच जाती है। गऊ के साथ तो ऐसा ही रहता कि 5 बजे घर लौटते लौटते किसी के खेत में रुककर फसल चरने लगी और 2-4 डंडे खाकर 7-8 बजे तक वापस आ गई। पर 5 घंटे जाने पर छोटे पहलवान का परेशान होना बहुत ही न्याय संगत था। क्या करें, उन्हें दिन रात मीटिंग ही घेरे रहती है और जैसे ही कहीं चलने को तैयार हुए, कोई न कोई मीटिंग धर दबोचती है। प्रिंसिपल साहब ने भलमन साहस से कहा। 2 बज रहे थे। दिन काफ़ी गर्म हो उठा और लोगों को शुभा होने लगा कि ग्रामोफोन पर उन्हीं गानों को दोहराया जा रहा है। लोग उठ उठ कर बार बार झाड़ियों के पीछे जल्दी जल्दी जाने लगे थे और दोनों पार्टियों के लीडर डरने लगे थे कि ऐसा ना हो साला मूतने जाए और मूतने भर का ही हो जाए। छोटे पहलवान अब पेड़ के नीचे से खिसक कर सामियाने में आ गए। रुप्पन बाबू के बारे में बात करने लगे। रुप्पन दुश्मनों में जाकर मिल गए हैं, कहीं और न मिला तो बाप पर ही फालिन हो गए। हमने भी अपने बाप महाराज कुशहर प्रसाद से बड़ी मारपीट की, पर क्या मिजाल कि कोई बाहर का आदमी उन्हें तू तड़ा कर दे। यहाँ साले खन्ना पन्ना उन्हीं के बाप को जुतिया रहे और वे लपलपाते हुए उन्हीं के पीछे टिलो टिलो कर रहे हैं। कल वैद्य जी रुपन के हाल पर खोपड़ी पटकने लगे। अपने बाप को मैंने सैकड़ों लाठियाँ मारी, पर उनको भी इतना दुखी कभी नहीं देखा। नालायक लौंडे हों तो ऐसे हों। बद्री पहलवान सामियाने का एक कोना घेर कर लेटे हुए थे। बिना पूरी बात सुने ही वे समझ गए कि छोटे पहलवान रुपन को अपने से भी छोटा बनाकर पेश करना चाहते हैं। उन्होंने एक सीनियर उस्ताद के लहजे में कहा, बस बस, जुबान पर लगाम लगाए रखो। छोटे पहलवान चुप हो गए। फिर अचानक बिगड़ कर बोले, ये चिड़ी मार लगता है कि रात कर डालेगा। इसी को लोकापवाद कहते हैं। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने भी चींटी तक नहीं मारी थी। 4 बजे के करीब वैद्य जी के
सनीचर के साथ डाक बंगले के फाटक पर आते हुए दिख पड़े। शहर में आए हुए ग्रामोफोन वाले ने मौके के हिसाब से फिल्मी गाना लगा दिया, जिसके शुरू के बोल थे, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर। सुनते ही छोटे पहलवान ने इतने जोर से डांट लगाई, ग्रामोफोन अपने आप रुक गया। लोग अपनी अपनी जगह पर कायदे से बैठ गए, कुछ खड़े हो गए। सिर्फ बद्री पहलवान टूटे हुए तने की तरह कोने में पड़े रहे। वैद्य जी आकर इत्मीनान से एक कालीन पर बैठे। अपने आप उनके पीछे मसनत लग गई। सनीचर और प्रिंसिपल एक किनारे खड़े हो गए, जैसे हाथ में चमर पकड़ने की नियत हो। वैद्य जी के बैठते ही लगा कोई चक्रवर्ती महाराज सिंहासन पर बैठा हुआ। उनके मुकाबले दूसरे सामियाना में बैठे हुए खन्ना मास्टर, रुपन बाबू आदि बिल्कुल लुच्चे लफंगे से दिखने लगे। वैद्य जी ने प्रिंसिपल से पूछा, क्या समाचार हैं? प्रिंसिपल साहब उत्साह से बताने लगे, अपने आदमी सब आसपास ही हैं। उधर वाले को बहुमूत्र का रोग हो रहा है। सनीचर ने मजा लेते हुए कहा, जो कहो तो कहो, रुपन बाबू को बुलाकर पूछा जाए। ज़्यादा तकलीफ हो तो महाराज के दवा खाने से लेकर एक एक गोली जमाल घोटे की भी बांट दी जाए। वैद्य जी के चेहरे की प्रसन्नता ढल गई। बोले, इस नीच का नाम न लो। थोड़ा रुककर वे फिर स्वस्थ हो गए। उन्होंने पूछा, डिप्टी डायरेक्टर का अभी पता नहीं चला? अब तो सूर्यास्त होने में विलंब नहीं रह गया। प्रिंसिपल ने इस उम्मीद में कि शायद ये बात भी हाकिमों के कान तक पहुंच जाएगी, दुम हिलंतु आवाज में कहा, इतने बड़े अफसर हैं, किसी मीटिंग में फंस गए होंगे, अब आ ही जाना चाहिए। किसी को भेज देना था। सो तो भेज दिया है, प्रिंसिपल ने सूचित किया। मास्टर मोतीराम सवेरे से गए हैं। वे ना तो इस पार्टी में है ना उस पार्टी में। उसका मतलब तो अपनी आटा चक्की से है। इसीलिए हमने कहा, मास्टर साहब तुम ही चले जाओ। बुजुर्ग आदमी हो, डीडी साहब के साथ गाड़ी पर बैठे हुए चले जाना। कोई तुम्हें यह ना कहेगा कि हम तुम्हारी तरफ से डीडी के कान भरने गए थे। वैद्य जी जनता का मनोरंजन करने के लिए किस्से सुनाने लगे। तब हमारे प्रांत में पंत जी का जमाना था। नई नई राष्ट्रीय सरकार थी। चुनाव की एक मीटिंग थी। 10 बजे पंत जी को आना था। जिलाधीश, पुलिस कप्तान सब चपरासी बांधे खड़े थे हाथ। 11 बजे, फिर 1 बज गया, उसके बाद 2 बजे। सनीचर ने उनकी बात काट कर कहा, उसके बाद तो महाराज 3 बज गया होगा। वैद्य जी ने उदारतापूर्वक इस सूचना को स्वीकार किया। बोले, वही हुआ। जब 3:30 बजे तक अचानक पंत की मोटर मीटिंग में आकर खड़ी हो गई। उधर क्या हुआ कि इतना बड़ा राष्ट्र नायक वहां उपस्थित था, परंतु जिला के अधिकारी सब गायब। पता लगा भोजन करने चले गए। किस्सा चलता रहा। 5 बजने को आ गए। तब तक प्रिंसिपल साहब को जान पड़ा कि उनके सामियाने से भी कई लोग उठ उठकर झाड़ियों की ओर जाने लगे और बहुमूत्र की बीमारी इतनी व्यापक हो गई कि कुछ लोग झाड़ियों के पीछे से वापस नहीं लौटे। पहलवान ने कहा, मेंबर साहब ये तो ठीक नहीं हो रहा। छोटे पहलवान ऊब गए हैं। बोले, तुम मैं क्या करूं? किसी का हगना मूतना बंद कर दूं? अब ग्रामोफोन के गाने लगभग थक गए थे और लोग छोटे छोटे गुट बनाकर बातचीत करने लगे। सूरज डूबने का वक्त आ गया। प्रिंसिपल साहब एकटक कुछ दूर डाक बंगले के पास सड़क के किनारे लगे हुए एक आम के पेड़ की ओर देखने लगे। पेड़ के जिस हिस्से पर उनकी निगाह थी, वहां एक सूखी टहनी थी। उस टहनी में हंसिया फंसा था। हंसिये में एक बांस बंधा था। बांस का नीचे वाला सिरा एक लड़की के हाथों में था। वह लड़की 20 साल की थी। उसकी धोती मैली थी, ब्लाउज उजला था, देह के कसाव से गले के नीचे चिटक गया था। प्रिंसिपल साहब जैसा बताया गया सिर्फ सूखी टहनी देख रहे थे। अचानक उन्होंने चौंक कर सड़क के दूसरी ओर देखा और बोले, यह बस यहाँ धीमी क्यों हो रही है? लोग तेजी से बढ़कर फाटक की ओर जाने लगे। यहाँ पर मिस प्रिंट है, मढ़कर लिखा है। लोग तेजी से बढ़कर फाटक की ओर जाने लगे। एक बस सचमुच ही डाक बंगले के पास रुक गई। बस से एक बड़ा झोला लटकाए मास्टर मोतीराम उतरे। दोनों तरफ के लोगों ने उन्हें घेर लिया। थोड़ी देर में वे वैद्य जी के पास आकर खड़े हो गए और बोले, डिप्टी डायरेक्टर साहब आज नहीं आ रहे हैं। इसी बात का ऐलान पहले ही गैर रस्मी ढंग से हो चुका था, क्योंकि चारों ओर शोरगुल मचने लगा और जिन्हें बहुमूत्र की बीमारी भी नहीं थी, वे तेजी से इधर उधर फैलने लगे थे। प्रिंसिपल साहब ने पूछा, तब फिर किस तारीख को
आने को कहा है। कुछ नहीं कहा जा सकता, आज तो शहर में थे ही नहीं, 3-4 दिन हुए बाहर दौरे पर गए, लौटे नहीं हैं। कब तक लौटेंगे क्या बताया जाए, कोई कुछ जानता नहीं। कोई कहता था 4 दिन में आएंगे, किसी ने कहा 5 दिन में। मेरा ख्याल है 6-7 दिन तो लगेंगे ही लौटते लौटते। वैद्य जी ने आंखें मूंद कर थकान सी उतारी। पूछा, तब आप दोपहर को ही क्यों नहीं लौट आए? जनता को इतना कष्ट उठाना पड़ा? मास्टर मोतीराम विनम्रता से झुक गए, दोहरे होकर बोले, कैसे आता महाराज, ये खरीदना था। उन्होंने झोले की ओर इशारा किया और कहा, पुरानी चक्की है, पुर्जों की टूट फूट लगी ही रहती है, न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा, फिर कहीं जाकर कबाड़ी बाजार में मिला। मास्टर मोतीराम का वार्तालाप सुनने वाले बहुत से लोगों में रंगनाथ भी था। शत्रु पक्ष की ओर से शायद वही घटना का पूरा ब्यौरा जानने के लिए आया था। जब वह धीरे से खिसकने लगा तो वैद्य जी ने उसे पुकारा। वह उनके नज़दीक आकर बैठ गया। वैद्य जी उसे देखकर मुस्कुराए, मुस्कुराते हुए देखते रहे। रंगनाथ थोड़ी देर के लिए अचकचाया, फिर हिम्मत करके बोला, क्या आज्ञा है मामा जी? आज्ञा कुछ नहीं, वैद्य जी मधुर स्वरों में बोले, ये तो धर्म युद्ध है। तुम्हें लगता है कि ये 2-4 अध्यापक सही मार्ग पर चल रहे हैं, अतः तुम उनसे स्नेह दिखा रहे हो, पर सन्मार्ग क्या है और असन्मार्ग क्या है, इसका तुम्हें कभी न कभी तो अनुभव होगा ही। जब होगा तब तुम स्वयं अपनी पहले वाली स्थिति में आ जाओगे। सांस खींचकर वे बोले, तुम शिक्षित हो, बुद्धिमान हो, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, चिंता रूपन की है। बातों में जान लाने के लिए प्रिंसिपल ने किलकारी मारकर कहा, अरे नहीं महाराज, आप रंगनाथ बाबू को जानते नहीं, ये बड़े राजनीतिज्ञ हैं, उधर का हाल पहले ही समझ चुके हैं, इन्हें समझाने की जरूरत नहीं। वैद्य जी फिर मुस्कराए, धर्म युद्ध में समझ की नहीं, विश्वास की बात है। तुम्हें जब यही विश्वास है कि हम दोषी हैं तो कोई चिंता नहीं, डटकर हमारा विरोध करो। जिस दिन मेरे प्राणों की आवश्यकता हो बता देना, मैं भीष्म पितामह की तरह मरने की तिथि अपने आप निश्चित कर लूँगा। रंगनाथ से कुछ कहते न बना, बोला, आप कुछ गलत समझ रहे हैं। उनका चेहरा तमतमा गया और जोर से बोले, नहीं, गलत वे लोग समझ रहे हैं, मैं तो प्रजातंत्र से चलता हूँ, सबको बोलने की स्वतंत्रता देता हूँ, तभी तो अध्यापक जो मेरे ही गुलाम हैं मेरा विरोध करते हुए घूम रहे हैं। पर इसकी भी सीमा होती है। क्यों प्रिंसिपल साहब? प्रिंसिपल साहब ने नीची निगाह करके कहा, आपके आगे मैं क्या कह सकता हूँ, पर आप ना होते तो मैं बहुत पहले इस्तीफा देकर चला जाता। आप क्यों चले जाते? अब समय आ गया है, इस अध्याय को समाप्त कर लिया जाए। रुकिए, मैं अभी निर्णय किए देता हूँ। उन्होंने छोटे को पुकार कर कहा, छोटे, इधर के सामियाने में चले जाओ, खन्ना और मालवीय को बुला लाना, रूपन को भी साथ लेते आना। ये नहीं आते तो हम ही लोग वहाँ चलेंगे, और देखो जनता से कह दो कि वह अपने घर जाए, विश्राम करे। प्रिंसिपल साहब, तुम उधर जाकर जनता को धन्यवाद दे दो। थोड़ी देर में दोनों सामियाने वीरान हो गए। खन्ना मास्टर का सामियाना जरा पहले से ही वीरान हो गया था, क्योंकि उधर लोगों का बहुमूत्र रोकने के लिए बद्री पहलवान और छोटे का व्यक्तित्व न था, और डिप्टी डायरेक्टर धोखा दे गए। ये खबर पाते ही बहुत से लोग एकदम से उड़न छू हो गए। अब उस सामियाने के पास ज़्यादातर वही लोग बचे जिनका काम माइक्रोफोन, ग्रामोफोन और रिकॉर्ड के पानी के सकोरे बटोरने का था। वैद्य जी के सामियाने में इधर बद्री पहलवान, छोटे सनीचर, प्रिंसिपल साहब और वैद्य जी, 2-4 प्रतिष्ठित लोग, बद्री के अखाड़े के चंद गुंडे रह गए। वैद्य जी का संदेश पाकर खन्ना, मालवीय, उनके साथ के 2 मास्टर रूपन बाबू आपस में लापरवाही से बातचीत करते हुए आए और उनके सामने बैठ गए। खन्ना मास्टर ने कहा, आपने याद किया, अंधेरा होने को था, डूबती रोशनी में जंगल जैसे बाग, खेमे, कालीन, इन सब ने समा बांध दिया। लगता है कोई शहंशाह दिल्ली से दक्षिण पहुंचकर शाम के वक्त अपने दरबारियों के साथ किसी पहाड़ी की तलहटी में मंत्रणा कर रहा है, और कुछ बागी जागीरदारों को पकड़ रखा है, उसके सामने पेश किया गया है उन लोगों को। तब वैद्य जी का भाषण शुरू हुआ। खन्ना और मालवीय, मैंने यहाँ आप लोगों को आत्मीय समझकर बुलाया है। आपका प्रिंसिपल से पारस्परिक विरोध बढ़ गया है, मुकदमेबाजी हो रही है, खुलेआम गाली गलौज होता है, मारपीट की तैयारियां की जा रही। मैं आपको दोष नहीं देता, दोष किसी का भी हो सकता है, मैं स्वयं दोषपूर्ण हूँ, मैं कैसे बता सकता हूँ कि किसका दोष है, पर एक बात मैं जानता हूँ
कि परिस्थिति विषम है, उसका समाधान होना चाहिए। खन्ना ने कहा, मुझे भी अपनी बात रखने का मौका दीजिए। नहीं, उन्होंने गंभीरता से सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, आप अपनी बात अनेक बार कह चुके हैं, अनेक स्थानों पर कह चुके हैं, अनेक रूप से कह चुके हैं। प्रिंसिपल भी अपनी बात कह चुके हैं। केवल एक व्यक्ति ने अपनी बात अभी तक नहीं की, वह व्यक्ति मैं हूँ। आज केवल मैं अपनी बात कहूँगा। ये विद्यालय मेरा बनाया हुआ है, इसे मैंने अपने रक्त से सींचा है। आप दोनों पक्ष केवल वेतनभोगी हैं। यहाँ नहीं तो वहाँ जाकर अध्यापक हो जाएंगे, कहीं भी अध्यापक हो जाएंगे, अच्छा वेतन पाने लगेंगे, पर मैं यहीं रहूँगा। ये विद्यालय सफलतापूर्वक चला तो अपने को सफल मानूंगा, ये पार्टी बंदी में नष्ट होने लगा तो अपने को नष्ट हुआ समझूंगा। मुझे कष्ट है, अपार कष्ट है, आंतरिक व्यथा है। मेरी व्यथा आप लोग नहीं समझ सकते। वे थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। सामियाने में सन्नाटा छा गया। उन्होंने फिर छलांग लगाई। मुझे अब केवल एक मार्ग दिखाई देता है। मैंने निर्णय कर लिया। आपसे मेरी करवद्ध प्रार्थना है कि आप ये निर्णय मान लें। आपके लिए वही एक अकेला मार्ग है। आपको उसी पर चलना है। खन्ना जी और मालवीय जी, मैं औरों से नहीं कहता, केवल आपसे कह रहा हूँ, आपको इस्तीफा देना होगा। उनकी बात काटते हुए खन्ना ने कहा, पर नहीं, दयालुता के साथ पर मजबूती से उन्होंने दोहराया, नहीं, मैं पहले ही कह चुका हूँ। आज केवल मैं बोलूँगा। तो मैं कह रहा था, आपको इस्तीफा देना होगा, आज और अभी और यहीं और इसी वक्त आपको इस्तीफा देना होगा। ये मैं क्रोध से नहीं, समझ कर कह रहा हूँ। आपके हित में कह रहा हूँ, विद्यालय के हित में कह रहा हूँ, पूरे समाज के हित में कह रहा हूँ। मेरा यही विनम्र निवेदन है कि आप मेरी प्रार्थना न ठुकराएं। आप इसी समय इस्तीफा दें। बाद में आपको स्वतंत्रता होगी कि आप चाहें जो कुछ कहें। तब आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि हमने बलपूर्वक इस्तीफा लिया गया हमसे। इस विषय में आप पर हम मुकदमा चलाने के लिए स्वतंत्र रहेंगे, पर मेरा निवेदन है कि इस समय आप स्वेच्छापूर्वक इस विद्यालय के हितैषी होने के नाते चुपचाप इस्तीफा दे दें। आपने हमसे बहुत कुछ मांगा, बहुत कुछ पाया। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। आज इस विद्यालय के नाम पर सिर्फ आपका इस्तीफा मांग रहा हूँ, ये मेरी प्रार्थना है। तब तक रुपन बाबू अपनी जगह खड़े हो गए। उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। जोश के मारे जब वे बोले तो एक शब्द पर दूसरा शब्द चढ़ने लगा। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। आप ज़बरदस्ती इनसे इस्तीफा नहीं लिखा सकते। ये इस्तीफा नहीं देंगे। वैद्य जी ने उनकी बात अनसुनी कर दी और प्रिंसिपल से कहा, आपके पास टाइप किए हुए कागज़ तो मौजूद है ना? तो उधर से आइए, तो उधर ले जाइए। छोटे, तुम खन्ना जी और मालवीय जी को उधर ले जाओ। ये बुद्धिमान है, सब समझ जाएंगे। जाओ बद्री, तुम भी जाओ। फिर वे कड़क इतनी आकस्मिक और अनोखी थी कि बद्री पहलवान उछलकर उनके सामने आ गए और लोग भी उनके पास दौड़ आए। कड़कते हुए वे बोले, और ये रूपन, ये मूर्ख है, नीच है, पशु है, पतित है, विश्वासघाती है। वे इसी तरह बोलते रहे, बस इस प्रसंग में साबित करते रहे कि गालियों के मामले में संस्कृत भी कोई कमज़ोर भाषा नहीं है। कुछ उनकी आवाज़ की कड़क, कुछ संस्कृत का प्रकोप। लोग सन्नाटे में आ गए। लोगों ने वैद्य जी को आज पहली बार इतने क्रोध में देखा था। वे कालीन पर बैठे हुए अपने दोनों घुटनों को बारी बारी फौलादी पिस्टन की तरह चला रहे थे और कांपते हुए गले से चीख रहे, तू नेता बनता है, मेरा विरोध करके तू नेता बनना चाहता है, तो देख अभी बताता हूँ। उनकी आवाज़ कुछ और कांपने लगी। वे कहते रहे, आशा थी कि वृद्धावस्था शांति से बीतेगी। गांव सभा का झगड़ा समाप्त कर चुका हूँ। सहकारी संघ था, बद्री को दे चुका। सोचा था इस कॉलेज का भार तुझे देता जाऊंगा। देने के लिए इनके अतिरिक्त अब मेरे पास बचा ही क्या है, पर नीच तू विश्वासघाती निकला। जा, अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा। उसकी आवाज़ में एक अजब सी तड़प आ गई। वे घोषणा करते उनकी आवाज़ में एक अजब सी तड़प आ गई। वे घोषणा करते हुए बोले, जा, तुझे मैंने अपने उत्तराधिकार से वंचित किया। सब लोग सुन ले, मेरे बाद बद्री ही इस कॉलेज के मैनेजर होंगे। यही मेरा अंतिम निर्णय है। रूपन को कुछ नहीं मिलेगा। कहते कहते उनका गला रूंध गया। क्रोध और कुंठा से उनकी आंखों में आंसू छलछला आए। रंगनाथ को लगा सब लोग उसे ही घूर रहे हैं। उसने निगाह नीची कर ली। जब रूपन बाबू उठकर फाटक की ओर चल दिए
तब लोगों को होश आया। वैद्य जी अपनी आंखें पोंछ रहे थे। लोगों में अचानक हरकत शुरू हुई। वे इधर उधर फैलने लगे। डाक बंगले के बरामदे में एक लालटेन जल गई। वहां मालवीय जोर जोर से बोलने लगे। छोटे ने उन्हें पुकार कर कहा, धीरज से काम लो मास्टर। प्रिंसिपल ने खन्ना का हाथ मजबूती से पकड़कर कहा, आओ मास्टर साहब, हम लोग उधर ही चले। हमारा झगड़ा खत्म हुआ। आज से हम लोग फिर दोस्त हो गए। उम्मीद तो न थी, पर ऐसी रात के बाद ही सवेरा आएगा। रंगनाथ रात में ठीक से सो न पाया, सोच भी ना पाया, पर जागते ही उसने अपने बारे में एक बात सोच ली। कुछ महीने पहले लंबी बीमारी से उठने के बाद वह यहाँ केवल अपनी तंदुरुस्ती सुधारने आया था। अब अचानक उसने सोचा कि उसकी तंदुरुस्ती सुधर गई है। बगल में रुपन बाबू की चारपाई खाली थी। पता नहीं वे रात भर कहाँ रहे होंगे। कुछ मामलों में उसे रुपन बाबू पर भरोसा था। वह जानता था कि जब वे बेवकूफ़ बनते हैं तो अपनी इच्छा से बनते हैं। बेवकूफ़ बनना उनके लिए मजबूरी नहीं, शौक है। लगभग अयासी की बात थी, इसीलिए उसे इत्मीनान था कि वैद्य जी का हाहाकार सुनकर वे शराब की दुकान की ओर न भागे होंगे। दुख पड़ने पर शराब की ओर भागने की बात उनके मन में न आई होगी, क्योंकि उन्होंने देवदास नहीं पढ़ा था। इतना ज़्यादा सिनेमा भी नहीं देखा। वे मंदिर की ओर भी न गए होंगे, क्योंकि मुसीबत में मंदिर का सहारा पकड़ने वाले की जैसी शक्ल होनी चाहिए वैसी शक्ल रुपन बाबू की नहीं थी। तब वे कहाँ हैं? क्या वे कहीं इस वक्त कॉलेज में हड़ताल करने के लिए अपने मुर्गों को जमा कर रहे हैं? इमारत में आग लगवाने, प्रिंसिपल को पिटवाने, बिना वजह बाजार लुटवाने के लिए क्या वे किसी क्रांतिकारी दल का संगठन कर रहे हैं? या वे शिक्षा व्यवसाय के मशहूर फार्मूले के अनुसार पड़ोस के किसी गांव में खन्ना मास्टर का प्रिंसिपल के पद पर राज तिलक करके उनके लिए छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज के मुकाबले का कोई दूसरा कॉलेज खड़ा करने जा रहे हैं? रंगनाथ ने सोचा, ऐसी ही कोई बात वे जरूर करने जा रहे हैं, क्योंकि वैद्य जी के क्रोध की नुमाइश देखकर जब वे यहाँ से चले थे तो उस समय उनका व्यक्तित्व लुचलुचाया हुआ नहीं, तिलमिलाया हुआ था। वैद्य जी सवेरे काफ़ी दूर टहलने के लिए जाते थे और वे भी अभी तक लौटे नहीं थे। रंगनाथ जानता था कि अब उनसे स्वाभाविक ढंग से बात करना मुश्किल होगा, और ये अस्वाभाविक ढंग से बात करने के लिए तैयार न था। उसने अपने आप से कहा, विरोध की पहली कोशिश में ही तुम भरभराकर लुढ़क गए हो। विरोध की पहली कोशिश में ही तुम भरभराकर लुढ़क गए हो। अब तुम्हें अपनी असलियत समझ लेनी चाहिए। ये जगह छोड़ देनी चाहिए मामा के लौटने से पहले। रहना नहीं, देश बिराना है। सनीचर की दुकान खुल गई थी। दो आदमी उनके सामने बड़े नाटकीय ढंग से लड़ाई लड़ रहे थे। लड़ाई शाब्दिक, तार्किक और अभी तक अहिंसापूर्ण थी। उनमें से एक ने दूसरे के खेत में लगा हुआ नहर का पानी काटकर अपने खेत में ले लिया। वे लोग गांव सभा के प्रधान के यहाँ झगड़े का निपटारा कराने के लिए और निपटारा होने से पहले झगड़ा करने के लिए आए थे। धुआंधार गालियाँ दोनों ओर से बरस रही थीं। ऐसी गालियाँ जो साहित्य और कला में, अखबार में, रेडियो में या सिनेमा में नहीं, सिर्फ वास्तविक जीवन में पाई जाती हैं। पिछले महीने वह इस जिंदगी के आसपास मंडराता रहा, जिसके भीतर घुसकर भी वह बाहरी का बाहरी ही बना रहा था। वह एक लानत की तरह उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसकी आत्मा के तारों पर बसरते कि आत्मा की शक्ल सारंगी जैसी होती हो। पलायन संगीत गूंजने लगा। वह दरवाजे पर बैठा हुआ चुपचाप देख रहा था। छोटे पहलवान रोज की तरह दांत खुजलाते हुए सामने से निकल गए। उन्होंने रंगनाथ की ओर नहीं देखा। सड़क पर जोर की घरघराहट हुई। वह शहर की कोऑपरेटिव डेयरी वाला ट्रक होगा जो दूध इकट्ठा करने के लिए यहाँ आया होगा। एक आदमी हाथ में हांडी लटकाए सनीचर की दुकान की ओर जाता दिख पड़ा। रंगनाथ समझ गया, यह वही तेली है जो शहर में खरीदे हुए मशीन के तेल को कोल्हू में पेरा हुआ शुद्ध सरसों का तेल कहकर देहात में बेचता है। अंडरवियर और बनियान में एक शुद्ध सिपाही नुमा आदमी दरों में भारी रियायत के साथ गोश्त खरीदकर चिकवे के घर लौटता हुआ दिख पड़ा। रोज की तरह उसने रंगनाथ से कहा, जय हिंद साहब। वह गोश्त लटकाए हुए चला गया। रंगनाथ के मन में आया वह उसके गले में हाथ डालकर कहे, चलो इसी बहाने यहाँ किसी ने हिंद का नाम तो लिया। दूर कहीं पर किसी मदारी की डुगडुगी बजने लगी।
सनीचर की दुकान पर होने वाली गाली गलौज ने नई ऊंचाइयां छूने की कोशिश की। रंगनाथ को एहसास हुआ कि वह बहुत उकताया हुआ है। उसकी आत्मा के तारों पर पलायन का संगीत अब पूरी तौर से गूंजने लगा। अब इस पुस्तक में पलायन संगीत शीर्षक दिया गया है और ये अब समाप्ति की ओर है। तुम मझोली हैसियत के मनुष्य हो और मनुष्यता के कीचड़ में फंस गए हो। तुम्हारे चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ है। कीचड़ की चापलूसी मत करो। इस मुगालते में न रहो कि कीचड़ में कमल पैदा होता है। कीचड़ में कीचड़ ही पनपता है, वही फैलता है, वही उछलता है। कीचड़ से बचो, ये जगह छोड़ो, यहाँ से पलायन करो। वहाँ जहाँ की रंगीन तस्वीरें तुमने लुक और लाइफ में खोज कर देखी हैं, जहाँ के फूलों के मुकुट, गिटार और लड़कियाँ तुम्हारी आत्मा को हमेशा नए अन्वेषण के लिए ललकारती हैं, जहाँ की हवा सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, जहाँ रविशंकर छाप संगीत, महर्षि योगी छाप आध्यात्म की चिरंतन स्वप्नलता है, जहाँ वहीं जाकर छिप जाओ। यहाँ से पलायन करो, ये जगह छोड़ो। नौजवान डॉक्टरों की तरह, इंजीनियर, वैज्ञानिकों, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के लिए हुड़कने वाले मनीषियों की तरह, जिनका 24 घंटे यही रोना है कि वहाँ सबने मिलकर उन्हें सुखी नहीं बनाया। पलायन करो, यहाँ के झंझटों में मत फंसो। अगर तुम्हारी किस्मत ही फूटी हो तो तुम्हें यहीं रहना पड़े तो अलग से अपनी एक हवाई दुनिया बना लो। उस दुनिया में रहो जिसमें बहुत से बुद्धिजीवी आँख मूंद कर पड़े हैं। होटलों और क्लबों में, शराब खानों और कहवा घरों में, चंडीगढ़, भोपाल, बंगलौर के नवनिर्मित भवनों में, पहाड़ी आराम गाहों में, जहाँ कहीं न खत्म होने वाले सेमिनार चल रहे हैं, विदेशी मदद से बने हुए नए नए शोध संस्थानों में, जिनमें भारतीय प्रतिभा का निर्माण हो रहा। चुरुट के धुएं, चमकीली जैकेट वाली किताब, गलत किंतु अनिवार्य अंग्रेजी की धुंध वाले विश्वविद्यालय में वहीं कहीं जाकर जम जाओ और फिर वहीं जमे रहो। यह न कर सको तो अतीत में जाकर छिप जाओ। कड़ाद, पतंजलि, गौतम में, अजंता एलोरा, एलिफेंटा में, कोणार्क, खजुराहो में, साल भंजिका पर, सुर सुंदरी अलस कन्या के स्तनों में, जप तप मंत्र में, संत समागम, ज्योतिष सामुद्रिक में, जहाँ भी जगह मिले जाकर छिप रहो। भाग जाओ, भाग जाओ, भागो भागो भागो। यथार्थ तुम्हारा पीछा कर रहा है। मैं उठने ही वाला था कि उसे कॉलेज की ओर से प्रिंसिपल साहब आते दिखाई पड़े। आज उन्होंने कमीज और हाफ पैंट के साथ मोजे और जूते भी पहन लिए थे, हाथ में वही रोज वाला बेंत। उन्होंने दूर से ही हंसकर नमस्कार किया। देखते देखते वे चबूतरे पर आ गए और इस आत्मविश्वास के साथ कि वहाँ बस उन्हीं की कमी थी, पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गए। पूछा, महाराज अभी टहल कर लौटे नहीं क्या? कहकर वे इत्मीनान से बैठने के लिए मोजे और जूते उतारने लगे। थोड़ी देर में वे कुर्सी पर मेढक की तरह बैठ गए। बोले, कल महाराज को बड़ा दुख हुआ, पर चलिए बात भी खत्म हुई। वे कुछ और उत्साह में आगे आ गए। मैंने तो आपके लिए पहले ही कह दिया था, राम भरोसे बैठ के सबका मुजरा लें। आप हमारे खिलाफ थोड़े थे, उधर तो आप हाल चाल लेने के लिए जाते थे। महाराज को मैंने समझा दिया था। दोनों थोड़ी देर चुप बैठे रहे। मदारी की डुगडुगी की आवाज़ नज़दीक आती जा रही थी। प्रिंसिपल ने कहा, हमारा स्वास्थ्य अब बिल्कुल टिचन जान पड़ता है। जी हाँ, अब तो बिल्कुल फिट है ना। थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहे। मदारी की डुगडुगी की आवाज़ नज़दीक आती जा रही थी। प्रिंसिपल ने कहा, आपका स्वास्थ्य अब बिल्कुल टिचन जान पड़ता है। टिचन? जी हाँ, अब तो बिल्कुल फिट है ना। रंगनाथ ने बड़े शिष्टाचार से कहा, आपकी कृपा से। तो अब क्या इरादा है? वापस जा रहा हूँ। रिसर्च का काम इतने दिनों से छूटा हुआ है, गर्मियों में पूरा करना है। वे कई बातें अनर्गल ढंग से बोल गए, जिनका तात्पर्य यह था कि रंगनाथ इतिहास का भारी विद्वान है, पर ज़्यादातर लोग उल्लू के पट्टे हो गए हैं। यूनिवर्सिटियों की हालत अस्तबल जैसी है। बड़े बड़े प्रोफेसर महज भाड़े के टट्टू हैं। उसने इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने पूछा, आपका क्या चांस है? क्या इस साल वहाँ लेक्चरर बनने की उम्मीद है? अभी उसका सवाल ही नहीं उठता। प्रिंसिपल साहब ने अपने कुर्सी को 2 इंच आगे खिसका लिया। कहा, आप जानते हैं, खन्ना ने इस्तीफा दे दिया। इतिहास के लेक्चरर की जगह हमारे यहाँ खाली है, उसी में आप क्यों नहीं लग जाते?
ठाठ से मामा के यहाँ रहिए, कॉलेज में 2 घंटा पढ़ाइए, बाकी वक्त रिसर्च कीजिए। रंगनाथ को जान पड़ा कि उसकी देह का सारा खून झपट कर सांप की तरह उसके मत्थे में पहुंच गया। उसने तीखेपन के साथ कहा, मैं आपके यहाँ मास्टरी करूँगा, और वह भी खन्ना की जगह। प्रिंसिपल साहब के चेहरे पर कोई सिकन नहीं आई। उन्होंने कहा, वैद्य महाराज से बात कर ली है। रंगनाथ ने उसी तीखेपन के साथ कहा, मेरी आंख के आगे की बात है। मैं जानता हूँ कि खन्ना को यहाँ से कैसे निकाला गया। वे उदास हो गए, बोले, क्या बताएं, आप भी ऐसा ही कहते हैं। ये तो पार्टी बंदी की बात हुई। एक आदमी फटी हुई तहमल लपेटे, ऊपर से काला चीकटदार कुर्ता पहने, डुगडुगी बजाता हुआ सनीचर की दुकान के पास आया। उनके साथ एक बंदर और बंदरिया स्टेज पर नाचने वाली वेशभूषा में चल रहे थे। पीछे कई छोटे छोटे लड़के किलकारी भरते हुए चले आ रहे थे। उनके हुजूम में कुछ कुत्ते भी थे, जिन्हें धमकाने के लिए वह आदमी बीच में कड़ाक के साथ डुगडुगी को सिर पर ले जाता था। डुगडुगी की वजह से प्रिंसिपल साहब को अपनी आवाज़ ऊंची करनी पड़ी। वे कहते रहे, जगह खन्ना के जाने से हुई या मालवीय के मरने से, आपको इससे क्या मतलब? आपके घर का बाग है, आम खाइए, पेड़ क्यों गिन रहे हैं? इसका कोई जवाब न पाकर वे रंगनाथ को पुचकारने लगे। आपसे तुम पर उतर आए। बोले, मैं तो तुम्हें घर का आदमी मानकर कह रहा हूँ, आखिर करोगे क्या? कहीं न कहीं नौकरी तो करोगे ही। यहाँ तो खन्ना ने अपने मन से इस्तीफा दिया है, वहाँ क्या पता सचमुच ही कोई खन्ना कान पकड़ कर निकाला गया हो। इससे कहाँ तक बचोगे बाबू रंगनाथ? जहाँ जाओगे तुम्हें किसी खन्ना की जगह मिलेगी। कहकर वे चबूतरे से कुछ दूर खड़े मदारी की तरह मुखातिब हुए और हाथ के पुरजोर इशारे से उसे जहन्नुम में जाने की सलाह देने लगे। रंगनाथ का चेहरा तमतमा गया, अपनी आवाज़ को ऊंचा उठाकर जैसे उसी के साथ वह सच्चाई का झंडा भी उठा रहा हो। बोला, प्रिंसिपल साहब, आपकी बातचीत से मुझे नफरत हो गई, बंद कीजिए। प्रिंसिपल ने ये बात बड़े आश्चर्य से सुनी, फिर उदास होकर बोले, बाबू रंगनाथ, तुम्हारे विचार बहुत ऊंचे हैं, पर कुल मिलाकर उससे यही साबित होता है कि तुम गधे हो, बिल्कुल गधे। इसके बाद वार्ता में गतिरोध पैदा हो गया। मदारी जहन्नुम में जाने के बजाय कहीं पर जोर शोर से गाने लगा। उसकी डुगडुगी अब एक नई ताल पर बज रही। वह कुछ दूरी पर कुछ कुत्ते दुम हिलाते, कमर लपलपाते भूंक रहे लड़के घेरा बांधकर खड़े हो गए। दोनों बंदर मदारी के सामने बड़ी गंभीरता से मुंह फुलाकर बैठे हुए थे और लगता था कि वे जब उठेंगे तो भरतनाट्यम से नीचे नहीं नाचेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे श्री लाल शुक्ल द्वारा लिखित उपन्यास राग दरबारी का अंतिम भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। और सुझाव भी मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें कि अगली कहानी आप किसकी सुनना चाहते हैं या उपन्यास किसका सुनना चाहते हैं। वैसे मेरी लिस्ट में अगला जो भाग होगा वह शिवानी, गौरापंत शिवानी प्रसिद्ध कथाकार, उनकी कहानियाँ लेकर मैं उपस्थित होती हूँ। कुछ कहानियाँ और उपन्यास मैं उनके प्रसारित कर चुकी हूँ इसी चैनल पर, और कुछ अब कल से अर्थात अगले अंक से प्रारंभ होंगे। जय माँ भारती।